हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जो है इतिहास पढ़ना जो है शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हम लोगों को, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास क्या करना है, पहले पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास को आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से 3 भागों में जो है बांटा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसको हम लोग जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, एंड जो आपका सबसे लास्ट का है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास लगभग 5500 साल पुराना है। लगभग कितना 100 साल पुराना? तो 5500 साल पुराना है। और इस 5500 साल को मतलब सीधा समझिए कि भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने क्या किया है, इतिहास का शुरुआत किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एकदम हम लोग बेसिक से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सीधा बोले तो जीरो से पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अगर आप इतिहास कुछ भी नहीं जानते हैं, कभी आपने इतिहास का एक भी क्लास नहीं किया है, तो भी आपको घबराना नहीं, क्योंकि हम आपको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक के चीज़ों को क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक हम लोग पूरा अच्छा से समझ के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात यहाँ पर करेंगे, देख पा रहे होंगे ये 5500 साल जो है, और प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो कब से कब तक माना जाता है। ये जो डेट है ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जिसके अनुसार मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। ये डेट कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसका हमने लिखा है कि 2350 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। मतलब हम लोग 2350 से 500 ईस्वी तक जो चीज़ें पढ़ाई करेंगे वो चीज़ें हमारी कहलाएगी प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास क्या है, 500 ईस्वी से लेकर के और हम लोग 1750 ईस्वी तक जो भी जाएंगे वो क्या कहलाएगा, हम लोग का मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहलाएगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 1757 से लेकर लगभग जो है 1947 तक का माना जाता है। और ये जो टाइम आप देख रहे हैं ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये लगभग टाइम हमने क्या किया है, माना है। ये आपको क्या करना है, याद रखना। या फिर आप ये समझ लीजिए कि हम अपने आधार पर बता रहे हैं कि भाई प्राचीन भारतीय इतिहास हम किसे कहेंगे। ये 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के आपके 500 ईस्वी तक का जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे वो हम उसे कहेंगे कौन, प्राचीन भारतीय इतिहास कहेंगे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास 500 ईस्वी से लेकर के 1756 ईस्वी तक जो भी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे हम उसे क्या कहेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहेंगे। और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 1757 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है उसे हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास कहेंगे। वैसे तो 1947 के बाद भी हमारा बहुत सारा जो है ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, तो हम उसका भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये लगभग है। या फिर ये समझ लीजिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको 3 भागों में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम लोगों का जो पढ़ाई है वो कहाँ से शुरू होने वाला भाई साहब, 2350 ईसा पूर्व से शुरू होगा और लगभग 1947 तक क्या होगा, चलने वाला है। तो देखिए 2 चीज़ है यहाँ पर, एक तो है ईस्वी और दूसरा है ईसा पूर्व। अब ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, 1 मिनट हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। देखिए ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है, इस पर हम लोग डिटेल में 1 मिनट में क्या करते हैं, बात करते हैं। फिर हम आज सबसे पहला हम जो है शुरुआत करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। जनरली अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 5500 साल का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो 5500 साल अगर इतिहास अगर हम लोगों को पढ़ना है 5500 साल का, तो लेकिन आप बताइए अभी ईस्वी कौन सा चल रहा है। आप बोलेंगे कि 2000 ईस्वी चल रहा है, 2000 ईस्वी जो है चल रहा है। तो मतलब हम लोग तो देख रहे हैं कि 200 साल 2000 साल ही क्या है, हुआ है। 5500 साल की जो बातें करते हैं तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 2100 साल 2000 साल ही अगर बात करें तो हुआ है, यानी कि 2000 साल ही हुआ है। यहाँ पर तो 5000 साल दिख रहा है। तो सर बाकी के 3000 साल जो है वो कहाँ गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम लोग अभी जो कैलेंडर को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर अभी हम लोग जो है
2000 ईस्वी ही हम लोग क्या कर पा रहे हैं, 2000 के आगे आ चुके हैं, 10-15 बरस, 10-20 बरस, तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो लगभग अगर बात किया जाए तो अभी तो हम लोग 2000 ईस्वी ही क्या करे हैं, आगे आए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3000 जो 3500 साल है वो कहाँ गया। तो आइए बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में पूरा डिटेल में। ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं 1 मिनट में, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वही जानने वाले हैं, ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ईसा पूर्व को हम लोग बीसी बोलते हैं, और आगे इसका हम फुल फॉर्म भी बताने वाले हैं, और इसका फुल फॉर्म रटना नहीं पड़ेगा आपको। और ईस्वी को हम लोग एडी के नाम से जानते हैं। तो समझिए कि ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। देखिए, संख्या रेखा का तो ज्ञान आप सभी को होगा ही होगा। आप बताइए, ये है आपका संख्या रेखा, ठीक है, ये क्या है, संख्या रेखा है। आप अभी जो है समझ सकते हैं, यहाँ पर है, मान लीजिए आप कहाँ हैं अभी, यहाँ पर है। ये मान लीजिए कि अभी आपका 2022 है, क्या है, 2022 है, ठीक है। अब आप बताइए, आज जो 2022 है वो पहले आप कहेंगे कि 2021 रहा होगा, कभी न कभी क्या रहा होगा, 2021 रहा होगा। ये पीछे घटते घटते जाएंगे, ये मान लीजिए कि कभी न कभी ये 2015 था, बोलेंगे यस सर 2015 तो था। इसी तरह आप संख्या रेखा पर पीछे जाते हैं, बाएं की तरफ जाते हैं, तो संख्या का मान क्या होता है, घटता है। और अब आप और पीछे चले जाएंगे तो बताएंगे कि सर ये हो सकता है कि 100 या फिर 1000 जो है मान लीजिए कि 20 साल रहा होगा। फिर इससे पीछे जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि सर कह सकते हैं कि 200 ईस्वी रहा होगा, 200 ईस्वी, क्योंकि घटते जाएगा। जो आज 2000 मान लीजिए कि 22 है, तो वो कभी ना कभी पहला साल रहा होगा। 2022 का मतलब है कि हम लोग 2022 साल क्या कर चुके हैं, सफर कर चुके हैं। तो आप चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो पूर्वज है वो 2022 साल क्या कर चुका है, सफर कर चुका है। तो जो आज 2022 है, मान लीजिए वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा कभी ना कभी पहला साल रहा होगा। समझ में आ रहा चीजें। तो ये पहला साल का कंसेप्ट कैसे बनना शुरू हुआ वो समझिए। जो आज 2022 है वो कभी ना कभी साल 1 था। क्या था, साल 1 था, यानी कि पहला साल था। इस बात से तो आप सभी सहमत है, बोलेंगे यस ये तो कभी न कभी पहला साल रहा ही होगा। तो ये पहला साल कब से गिना गया, याद रखिएगा, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब जो लोग ईसा मसीह को नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो धर्म गुरु थे। ईसाई धर्म के क्या थे, धर्म गुरु थे। जैसे आपके हिंदू में राम है, रहीम है, आपके मुस्लिम में उसी तरह से। तो ईसा मसीह क्या थे, ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के, सीधा सीधा बोल दीजिए उसको, धर्म गुरु। अब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से हम लोग डेट गिनना शुरू किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन तारीख क्या था, पहला तारीख, पहला महीना, पहला साल था। कुछ इसमें डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन से ही हम लोग डेट गिनना क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन पहला तारीख था, पहला महीना था और पहला साल था। अब बात उठता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर हम डेट नहीं गिनते थे तो उसके बारे में क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले दुनिया था ही नहीं, इससे पहले ऐसा बात नहीं कि दुनिया था ही नहीं। क्या इससे पहले दुनिया नहीं था, दुनिया था इससे पहले। इससे पहले आप ईसा मसीह का जन्म तो इस दिन हो रहा है, 1 तारीख को हो रहा है। अब उसके माता पिता रहे होंगे तब तो जन्म दिए होंगे, इसका मतलब उसके माता पिता इस टाइम में जिए होंगे। और अब आगे समझिए कि इससे पीछे वाले चीज़ों को क्या कहा जाता है। देखिए, हम समझना चाह रहे हैं ईस्वी और जो आपके बीसी हैं उस चीज़ों को, ठीक है। तो समझिएगा, तो आपने देख लिया कि कब से हम लोग डेट गिनना शुरू किए थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और उसके बाद आगे बढ़ते गए, इधर की ओर क्या हो गए, आगे बढ़ते गए। और जो पहला साल था वो कभी 200 साल हुआ, कभी 1000 क्या हुआ 20 साल हुआ, कभी 2015 हुआ, कभी 2021 हुआ, कभी 2022 हुआ, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसी वाले चीज को हम लोग कहते हैं ईस्वी। अब इधर तो हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो इसी वाले चीज को क्या कहते हैं हम लोग, ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, इसे ईस्वी कहते हैं। ईस्वी जो है ना ईसा मसीह के नाम से ही लिया गया है, ठीक है। तो उससे ही रिलेटेड है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। इसीलिए याद रखिएगा, इधर वाला चीज है जो होगा उसको आप
इस भी लिखेंगे या इसको एनो डोमिनी बोलेंगे। अब बात है कि यहाँ से इधर वाले समय का क्या इतिहास है, क्या कंसेप्ट है, वो बताइए। तो आइए अब यहाँ से इधर वाले जो समय है इसका कंसेप्ट जानते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ये पढ़ाई लिखाई पहले बहुत कम चलता था, ना तो पहले कॉपी था, ना ही कलम था, ना इस तरह से आपके जैसे LGR स्टडी जैसा कोई संस्था था जो बच्चों को क्या कर सके, ऑनलाइन पढ़ा सके, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था। तो पहले पढ़ाई भी न के बराबर ही हुआ करता था, ठीक है, होता था, बहुत कम आप कह सकते हैं इस चीज़ों को। तो पढ़ाई लिखाई का सुविधा नहीं था, तो लोग उतना ये सब नहीं जानते थे। आप सोचो जरा, जो हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे, नंगे रहते थे, पत्ती का जो है समझ लीजिए कि पेड़ों का पत्ती पहन के जिंदगी बिताते थे, कच्चा मांस खाते थे, क्या वो आएंगे ईस्वी गिनने के लिए कि ये 2000 ईस्वी हो गया, ये 2022 हो गया, 2023 हो गया, ये 2024 हो गया, ये करने के लिए आएंगे? नहीं। मतलब उस लोगों के अंदर इस सब की कोई सोच समझ ज्ञान ही नहीं था कि हमें डेट भी गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए। यहाँ तक कि तो उनको तो गिनती भी नहीं आता था, गिनती भी बहुत आगे आकर के क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ से पहले के जो लोग थे वो अपने चीज़ों को लिख कर नहीं रखते थे। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग के यहाँ कुछ भी होता है तो उसको लिख के रखते हैं, या फिर उसको याददाश्त के लिए एक डायरी बना लेते हैं, उसको लिख के रखते हैं। लेकिन यहाँ से पहले के कोई भी लोग लिख के नहीं रखते थे। और कारण यही है कि ईस्वी से पहले, यहाँ से मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का बहुत सारा इतिहास जो है वो हमें 100% सही उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो हम लोग देखिए अब हुआ क्या, जब यहाँ पर मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्मदिन से हम लोग डेट गिनना शुरू किया, तो मतलब हम लोगों में कुछ ज्ञान ज़्यादा आ गया होगा। अब आप ज्ञानी जब हो जाते हैं तो खोजबीन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने खोजना शुरू किया कि अच्छा इससे पीछे क्या होगा, हुआ होगा, इससे पीछे क्या 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 हुआ होगा। इसके बारे में लोगों ने जानकारी जुटाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि क्या हुआ, कोई बताने वाला था नहीं उस टाइम, मतलब उस तरह का। तो हमारे जो देखिए ये सब जो खोज हुआ है, ये 100 जो आपके BC का खोज हुआ है, जो ईसा पूर्व का जितना भी इतिहास हो उसका खोज हुआ है आपके 20वीं सदी में। किस सदी में? 20वीं सदी में हुआ है। तो मतलब समझ सकते हैं कि 100 साल बाद हम 200 साल पुराने चीज़ के बारे में जानना शुरू किए। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु मिला, कोई समझ सकते हैं कि साक्ष्य मिला, साक्ष्य मतलब कोई प्रमाण मिला। मान लीजिए कि कहीं पर खुदाई हो रहा था, चाहे आपने कई बार देखा होगा किसान फिल्मों सब में किसान खेत जोत रहे हैं, अच्छा सा मंदिर निकल गया या फिर मूर्ति निकल गया। तो मान लीजिए कि यहाँ के लोगों को खुदाई के टाइम पर खेत जोत रहे थे या फिर गड्ढा खोद रहे थे, तो उस टाइम पर कुछ चीज़ मिला। मान लीजिए कि एक मूर्ति मिल गया। क्या मिला? मूर्ति मिला। तो अब लोगों ने इस मूर्ति का खोजबीन करना शुरू कर दिया कि आखिर ये मूर्ति कब का है, कितना पुराना है। तो कार्बन 14 आपको आगे बताएंगे कि C14 पद्धति होता है, जिस पद्धति से हम पुराने चीज़ों का उम्र निकाल सकते हैं। तो जब पता किया गया तो पता चला कि ये जो मूर्ति है ना वो 1 साल पुराना है या फिर 5 साल पुराना है। पता चला क्या है, ये मूर्ति 5 साल पुराना है, मतलब ये 5 साल पीछे का चीज़ है। यहाँ से 5 साल पीछे का, 1 से 5 साल पीछे का चीज़ है। फिर मान लीजिए कि अगली बार कोई बर्तन मिला, लोहा का या फिर किसी धातु का कोई बर्तन मिला, फिर उसके बारे में हम बर्तन के बारे में जानकारी लगाए कि आखिर ये बर्तन कब का रहा होगा। तो पता चला कि वो बर्तन 10 साल पुराना है, मतलब आज से 10 साल पुराना है वो बर्तन, आज से 10 साल क्या है, पुराना है वो बर्तन। इसी तरह से हम लोग खोज करते गए, पीछे जाते गए, पीछे जाते गए। हम लोग जो 1 तारीख है उस चीज़ों से क्या होते गए, यहाँ से पीछे जाते गए, पीछे जाते गए, और पीछे जाते जाते हम लोग जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि 2350, कहाँ तक भाई साहब, 2350 साल पीछे चले गए। यहाँ से खोज करते करते कहाँ तक चले गए हम लोग, अभी तक कहाँ तक के चीज़ों का जानकारी हम लोगों ने जुटा लिया है। तो 2350 साल पुराने चीज़ों का हम लोगों ने जानकारी जुटा लिया है, जिसका हमारे पास साक्ष्य है, यानी कि प्रूफ है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 2350 ईसा पूर्व, ठीक है। और हम लोगों को जो हिस्ट्री आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो 2350 ईसा पूर्व से ही शुरू करने वाले हैं, यहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 2350 से पहले 2351 रहा होगा, 2352
नहीं रहा होगा, इससे पहले दुनिया नहीं था, इससे पहले भी दुनिया था, लेकिन हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे वो कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे 2350 से। तो आपने देखा कि हम लोग खोज करते 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 पिछले कितने साल का जानकारी जुटा चुके हैं हम लोग, तो 2350 साल पिछला जानकारी हम लोग जुटा चुके हैं। तो अब बोला गया कि देखो, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे आगे को तो हम लोग ईसवी कहते हैं, उससे आगे के समय को क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो समय है उसको क्या कहा जाएगा, तो बोला गया, निर्णय लिया गया कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो इसीलिए इस वाले टाइम पीरियड को ईसा पूर्व कहा गया। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय कहा गया। और ये बीसी का मतलब भी होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन के गुरु थे, यानी कि ईसा मसीह को इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्रिश्चियन के जन्म से पहले का समय। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर बीसी क्या है, बीसी क्या है, ठीक है। तो आपने देखा कि बीसी क्या है और ईसवी क्या है। तो ईसवी और बीसी का समझ अगर आपको आ चुका है तो एक बात और क्लियर कर लीजिए, अगर कोई राजा ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर राज्य किया होगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर किसी राजा ने क्या किया होगा, राज्य किया होगा। मान लीजिए कि हमारे मोदी जी जो है, मान लो कि 2014 में प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि अगर अगली बार हार गए, 2024 की शायद 25 में चुनाव होगा, तो मान लीजिए कि 2024 में हार गए मोदी जी, तो 2024 में जाके हार गए, तो आपको अगर 2030 में कोई पूछेगा कि बताइए कि मोदी जी ने कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक शासन किया, तो आप क्या बोलेंगे, 2014 ईस्वी से लेकर के और 2024 ईस्वी तक मोदी जी ने क्या किया, शासन किया। तो ये मोदी जी का कार्यकाल कहलाएगा। कार्यकाल यानी कि काम करने का काल, समय कहलाएगा। लेकिन आप एक चीज यहां पर गौर दीजिए, ये 2014 में उन्होंने शुरू किया था, खत्म कब किया, 2024 में, यानी कि 14 से 24 टाइम आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम आपको क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बात आपको अगर बताना हो इधर वाले में, ईसा पूर्व वाले में, ईसा पूर्व में मान लीजिए कि 2350 से लेकर के 1 ईसा पूर्व तक किसी शासक ने शासन किया, तो उसका कार्यकाल बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग 1 से शुरू किए थे, 5 साल पुराना चीज़ जानकारी लगाए, 10 साल पुराना चीज़ जानकारी लगाए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो है 100 साल पुराना चीज़ों का जानकारी लगा लिए, फिर पीछे गए, हमें मिल गया 150 साल पुराने चीज़ों का जानकारी। इसी तरह करते करते हम लोग पीछे जाते गए। अब दूसरी बात क्या है कि अगर कोई राजा ईसा पूर्व में, अगर वो मान लीजिए कि 2350 ईस्वी में अगर शासन करना शुरू किया होगा, 2350 ईस्वी में शासन करना शुरू किया होगा, 2350 ईस्वी में उसने क्या किया होगा, ईसा पूर्व में, 2350 ईसा पूर्व में अगर कोई राजा शासन करना शुरू किया होगा और उस राजा ने मान लो कि 10 वर्ष शासन किया। कितना वर्ष शासन किया भाई, 10 वर्ष शासन किया। तो बताइए आप कि वह राजा कब तक शासन किया होगा। तो सर देखिए, यहाँ पर जो ईसवी वाला में है दाहिने जाने पर बढ़ता है, लेकिन ईसा पूर्व वाला में दाहिने आने पर घटता है। देखिए, कोई शासन जो शुरू किया होगा, यहाँ से शुरू किया होगा तो इधर बढ़ा होगा 10 साल। बोलो, 2350 में जो राजा शासन करना शुरू किया होगा वो तो दाहिने बढ़ा होगा, दाहिने बढ़ा होगा मतलब वो 10 साल घटा होगा। 2350 में शुरू किया तो 10 साल शासन किया, तो वो दाहिने बढ़ा मतलब 10 साल उसके शासनकाल में, मतलब ये ईस्वी में घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2340 ईसा पूर्व तक उसने क्या किया, शासन किया। 2340 ईसा पूर्व तक उसने क्या किया, शासन किया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद कोई अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा भाई साहब, बढ़ता हुआ दिखेगा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले चीज़ों का अगर टाइम पीरियड गिनेंगे तो वो घटता हुआ दिखेगा। 2350 में कोई राजा बना और 10 साल शासन किया, तो कब तक शासन किया, 2340 तक किया, यानी कि घटता हुआ दिखेगा। घटता हुआ हमें ये चीज़ क्या होगा, दिखेगा। तो हम आशा करते हैं कि ईसवी और बीसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये मैं इसीलिए दिखा दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा
मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि वेद जो है, वेद जानते होंगे, सामवेद अथर्ववेद, ये सब वेद तो आप जानते ही हैं कि वेद, अगर हम आपको बोलेंगे कि वेद जो है वो मान लीजिए कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो है आप ऋग्वेद की काल है, तो आप कहेंगे सर 1000 से 500 मतलब घट कैसे रहा है। तो अब आपको कोई घबराहट नहीं होना चाहिए कि घट कैसे रहा है, क्योंकि इधर से हम इधर की ओर ही शासन किए होंगे तो घटेगा ही घटेगा। ओके, तो ये हमारे टाइम के काउंट करने का सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम आप लोग अब टाइम पीरियड समझ गए होंगे कि ईसवी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। हम बात कर रहे थे इधर प्राचीन भारतीय इतिहास में। अब प्राचीन भारतीय इतिहास में आप देख रहे हैं ईसा पूर्व से लेकर के मतलब 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 500 लगभग ईसा पूर्व जो है उसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। टाइम पीरियड आपने समझ लिया, ये 3 चीज़ समझ लिया। ये जो डेट है वो कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये लगभग डेट है, ठीक है। और ये तो एकदम साफ लगभग है, क्योंकि हम वो चीज़ लिखे हैं ये वाला जो हमें पढ़ना है, जो 2350 से 500 तक पढ़ना है। अब बढ़िए आगे, इसी तरह से एक एक चीज़ों को इतना डिटेल में हम देखेंगे, इतना डिटेल में देखेंगे कि एक भी आपका कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब बढ़िए आगे, और आज का हम लोग टॉपिक कर लेते हैं शुरू। आज का टॉपिक हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता सर पढ़ना है तो ये इसका मतलब क्या है वो पहले जान लीजिए। इस ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सभ्यता का अर्थ सबसे पहले समझिए अपने शब्दों में, मतलब साधारण से साधारण शब्दों में। सभ्यता का सीधा अगर सबसे आसान अर्थ बोलेंगे तो सभ्यता का अर्थ होता है बस्ती। क्या होता है? बस्ती। बस्ती का मतलब सीधा समझ लीजिए वह स्थान जहां लोग घर बना के रहते हैं, वह स्थान जहां लोग घर बना के रहते हैं। तो सभ्यता आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंधु एक नदी है भाई साहब, भारत की क्या है? नदी है, ठीक है। भारत की क्या एक नदी है, तो आपने सिंधु भी समझ लिया। अब दूसरा शब्द है घाटी। घाटी शब्द जो है उसको हम लोग आज के समय में घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? घाट। और घाट का मतलब होता है किनारा। जैसे आप लोग कहते होंगे कि छठी घाटे, छठी घाटे मतलब छठ घाट। और जैसे आप लोग कहते होंगे पटना घाट, जैसे आप लोग कहते होंगे गाय घाट, तो या फिर नदी घाट या फिर पोखरी घाट, कुछ इस तरह से कहते हैं। तो घाट का मतलब होता है नदी का किनारे वाला स्थान। घाट मतलब नदी या फिर तालाब का किनारे वाला स्थान। तो घाटी का मतलब सीधा समझ लीजिए घाट। घाटी का मतलब घाट, और घाट का मतलब नदी के किनारे वाला स्थान। तो ये 3 शब्द निकल के आया। तो अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ आराम से पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से पढ़िएगा ना, एक एक चीजें तोड़ के, तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको जो है आप पूरे समझेंगे कि हाँ भाई हमने तो पूरा ज्ञान लिया है, मतलब कोई रट्टा वाला बात नहीं है और दोहराने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से डिटेल आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप आराम से समझ जाएंगे, मतलब वह बस्ती जो सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किनारे मतलब घाट, घाट मतलब किनारा, घाट मतलब किनारा, ठीक है। तो वह बस्ती जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी उसे ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। बताओ अब तो कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ। वह बस्ती जो सिंधु नदी के किनारे बसी थी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता अभी फिलहाल बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद हो चुकी है कहने का मतलब यह है कि अब इस बस्ती के लोग नहीं है और ये बस्ती उजड़ चुका है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो फिगर है वो हमने कुछ लिया है ताकि आपको इससे कुछ आइडिया लग सके कि हाँ सही में ये बस्ती अब क्या हो चुकी है? बर्बाद हो चुकी है। बस्ती मतलब सभ्यता, ये क्या हो चुकी है? बर्बाद हो चुकी है। तो सर ये सभ्यता कब से कब तक चली थी? तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ दिख जाएगा। गूगल पे भी किसी साइट पे कुछ लिखा है, किसी साइट पे कुछ लिखा है, लेकिन आपको किसे मान के चलना है? तो आपको आगे बढ़ना है केवल और केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है।
एनसीईआरटी में सिंधु घाटी सभ्यता का जो शुरुआत माना जाता है वो माना जाता है 2350 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व यानी कि 2350 बीसी, हम इसको ईसा पूर्व लिख देते हैं, ईसा पूर्व लिख देते हैं। 2350 ईसा पूर्व में हमारे इतिहासकारों का मानना है कि इस बस्ती का बनना शुरुआत हुआ होगा, मतलब ये बस्ती बनना शुरू हुआ होगा 2350 ईसा पूर्व में। और ये बस्ती 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हो गई, बर्बाद हो गई, या तो सीधा समझ लीजिए कि इस बस्ती का पतन हो गया, इस बस्ती के सारे लोग जो है समझ लीजिए कि तबाह हो गया और ये बस्ती समझ लो कि उजड़ सा गया। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे इस बस्ती के सारे लोग खत्म हो गए और सारा का सारा जो बस्ती है ये सुनसान सा हो गया, कैसे हो गया उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक मात्र जो है वेरीफाइड बुक है। बाकी किसी बुक पर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बोलती है कि यही है। तो बताओ 2350 में शुरुआत हुआ, 1750 में उसका अंत हो गया। अब यहाँ पर बच्चे को होगा कन्फ्यूजन कि सर आप बात कर रहे हैं, आप 2350 में शुरू हुआ 1750 कैसे हो गया? तो ये है भाई साहब ईसा पूर्व, ये आगे जाने पर घटती है। तो लगभग कितना साल ये बस्ती चली? तो सर हम कहेंगे कि अगर हम घटा देते हैं 23 में से 17 तो 13 में से 7 गया, तो लगभग 600 साल। कितना साल देख लो आप, 2350 में से घटा लीजिए 1750, तो ये 0 0, 13 में 7 गया तो 6 और ये एक से कैंसिल, यानी कि लगभग 600 साल, लगभग 600 साल ये बस्ती चली। यानी कि इस बस्ती के लोग जो है जीवित रहे और ये बस्ती लहलाता रहा, उसके बाद ये बस्ती हो गई तबाह। तो आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता वह बस्ती है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। माना जाता है कि 2350 ईस्वी में ये बस्ती बसी होगी और 1750 आते आते इसका तबाही हो गया होगा। लगभग 600 साल ये बस्ती चली। अब अभी आप फिगर देख सकते हैं कि ये बस्ती कैसी है। अब बात करते हैं कि सर सिंधु घाटी तो कर रहे हैं, जरा अभी बताइए कि अभी ये बस्ती कहाँ रही होगी, अभी कहाँ है ये बस्ती। आपको बता दें कि ये बस्ती अभी जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर भाई साहब? पाकिस्तान में है। उसके बारे में आगे और डिटेल से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आइए, तो आपने देख लिया सिंधु घाटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब सिंधु घाटी भारत में कहाँ फैला था, एक बहुत ही जानदार शानदार जबरदस्त नक्शा की मदद से समझिए, मैप की मदद से समझिए। हमने आपके लिए भरपूर मेहनत किया है और आगे भी करेंगे। आप पर निर्भर है कि आप अपने लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना मेहनत करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये सारा जो सोर्स आप देख रहे हैं 1 मिनट में नहीं बनता है, मतलब इसके लिए टाइम लगाना पड़ता है और कंसेप्ट का जो है ना रिसर्च करना पड़ता है। तो हमने आपके लिए किया है। अब देख लीजिए, ये अभी का मेरा भारत है, अभी तो अपना भारत ऐसा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, कहाँ कहाँ पर उसके जो है ना बस्ती बसे हुए थे। देखिए, तो हमने अभी क्या बोला है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई बस्ती। तो सिंधु नदी तो छोटी मोटी नदी नहीं है, बहुत लंबी नदी है। तो क्या उस नदी के किनारे कोई एक ही गांव होगा? नहीं भाई साहब, बस्ती का मतलब क्या, टोला या मोहल्ला या गांव कह लो, पूरा का पूरा, या जिला कह लो। तो क्या सिंधु नदी के किनारे कोई एक ही गांव रहा होगा? नहीं, सिंधु नदी के किनारे बहुत सारी बस्तियां थी। तो हम लोग हड़प्पा समय के महत्वपूर्ण सभ्यता, अब देखो बस्ती को हम अभी बस्ती नहीं बोलेंगे, इतिहास के भाषा में इसे सभ्यता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सभ्यता। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक सभ्यता नहीं थी, बहुत सारी सभ्यता थी। सभ्यता मतलब बहुत सारी बस्ती थी। उस सभी बस्ती को हम लोग, उसमें जो महत्वपूर्ण बस्ती सब है उसके बारे में करते हैं चर्चा मैप के मदद से, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ क्या है बस्ती और कहाँ थी, नहीं थी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए, पहले तो हम इसमें सिंधु नदी बनाते हैं कि आखिर सिंधु नदी है क्या, कहाँ पे है सिंधु नदी। तो देखिए, ये है आपका सिंधु नदी, जो है सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु नदी निकलती है आपके चाइना से। चाइना में आपको पता होना चाहिए कि ये कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के आपको पता होना चाहिए मानसरोवर झील से, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, हमने मैप में लिखा भी है,
मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत का कौन सा झील? मानसरोवर झील है। मान लीजिए कुछ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से निकलती है आपका कौन चीज, जो सिंधु नदी है वो यहीं पर है आपका मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत आप कह लीजिए। ये है कैलाश पर्वत का चीजें, और ये मानसरोवर झील यहाँ पर है, और यहाँ से आपकी सिंधु नदी देखो यहाँ पर ये वाला चीज देख रहा है, ये जो चीज जा रहा है ये, और इस तरह से ऊपर आते हुए ये है आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कुछ इस तरह से मान लो कि निकलती है, और इस तरह यहाँ से निकलती हुई ये पहले ऐसे जाती है, ऐसे जाती हुई क्या करेगी, ऐसे जाएगी, और जाकर के फिर क्या होगी भाई साहब, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कुछ इस तरह से आएगी, और इधर ही इधर ये बहती जाएगी, और ये जाती है पहले पाकिस्तान को, कहाँ को, इधर देखो पाकिस्तान में प्रवेश कर गया ना, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद आकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, आकर के बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, इधर यहाँ पर गिर जाती है। तो ये है लगभग आपका सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के किनारे ही हमारा सारा का सारा जो है बसा हुआ था कौन चीज, तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां हैं, यानी कि सभ्यता है, बसा हुआ था। सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये सिंधु नदी के किनारे का स्थान है, तो ये बसा हुआ था। यहाँ पर एक बस्ती थी, इस बस्ती का नाम था मांदा। अब आप समझ सकते हैं कि मांदा किस राज्य में रहा होगा, तो जम्मू कश्मीर में। अभी मांदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर एक बस्ती थी जिसका नाम था मांदा, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक बस्ती बसा हुआ था, यानी कि एक सभ्यता थी जिसका नाम था बनवाली। आपको फिगर में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सुनिए बातों को, अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो सुनिए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बस्ती थी जिसका नाम था कालीबंगा। कालीबंगा, कई जगह पे इसको कालीबंगन बोला गया है। और एक बस्ती यहाँ पर थी, यहाँ पर थी जिसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम था भाई, आलमगीरपुर। जैसे आप अभी देखते होंगे हाजीपुर, सोनपुर, उसी तरह से उस टाइम पर उस गांव का नाम, यानी कि उस बस्ती का नाम क्या था, आलमगीरपुर नाम था, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर के ही बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पर दो बस्ती है, एक बस्ती आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बस्ती दिख रहा होगा जो था धौलावीरा। क्या था भाई साहब, धौलावीरा। और उसके जस्ट बगल में एक बस्ती और थी, एक सभ्यता और थी जिसका नाम था सुरकोटदा। क्या नाम था, सुरकोटदा था। और यहाँ पर एक बस्ती है जिसका नाम है रंगपुर। यहाँ पर आपको दिख नहीं होगा, लेकिन आप सुनिए कि यहाँ पर एक बस्ती थी जिसका नाम था रंगपुर, और यहाँ पर भी एक बस्ती थी जिसका नाम था रोजरी। यहाँ पर क्या था, रोजरी था, ये रोजरी है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो वहां पर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। और एक बस्ती यहाँ पर थी, एक बस्ती यहाँ पर थी जिसका नाम था लोथल। क्या नाम था भाई, लोथल नाम था। और सबसे नीचे एक बस्ती यहाँ पर बसी हुई थी जिसका नाम था दियामाबाद। क्या नाम था, दियामाबाद। तो भारत के अंदर अभी जितनी भी बस्तियां हैं वो आपको दिख रहा है। अब भारत के बाहर आइए, यहाँ पर ये जो बस्ती है ये हड़प्पा के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है इसका, हड़प्पा। और आप देख रहे हैं कि हड़प्पा भारत के नक्शा से बाहर है और वो पाकिस्तान है। वो क्या है, पाकिस्तान है। तो मतलब हड़प्पा अभी कहाँ है, हड़प्पा जो बस्ती थी, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा गांव था, वो कहाँ भी, हाँ, ये पाकिस्तान में है। इसके बाद यहाँ पर एक बस्ती बसी हुई है, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो देख पाएंगे। यहाँ पर एक बस्ती थी जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के ऊपर ऋतिक रोशन ने एक फिल्म भी बनाया था जिसका नाम था मोहनजोदारो। तो अगर आप मोहनजोदारो फिल्म देखेंगे तो मोहनजोदड़ो का सारा सीन आपको दिखाई पड़ेगा, कैसा गांव था, कैसा वहां का मार्केट था, कैसा नगर व्यवस्था था, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। उस फिल्म में दिखाया गया, मैंने वो फिल्म देखा, अगर आपको टाइम मिले तो देख लीजिएगा, मोहनजोदारो, ठीक है। अब ये जो बस्ती है उसका नाम क्या था, ये देखो नदी के किनारे है कि नहीं, किनारे में है, ये है मोहनजोदारो है। इसके बाद यहाँ पर एक बस्ती थी, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये भी पाकिस्तान में ही है। इसका नाम था जो है यहाँ पर जो है सुरकोटदा, ठीक है, या फिर हल्का ये झप रहा है। यहाँ पर देखिए पहले इस एक बस्ती और यहाँ पर है, यहाँ पर एक बस्ती थी जिसका नाम था चंदूदरो। क्या नाम था, चंदूदरो। कॉपी नाम कर लेता, ये रखा मोहनजोदड़ो तो इसने रख लिया चंदूदरो। और एक बस्ती जो यहाँ पर है, ये जो बस्ती है इसका नाम है सूतकांगोडोर। क्या नाम है इसका, सूतकांगोडोर। इसको मैं पूरा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। मैप में मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ कितनी प्रमुख बस्तियां थी। अब ऐसा नहीं कि जितना मैप में आपको दिखाई दे रहा है उतना ही बस्ती थी, इससे भी ज्यादा बस्तियां थी, यानी कि इससे भी ज्यादा सभ्यता थी सिंधु घाटी के आसपास, ठीक है। अब
इतना बस्ती आपने देख लिया कि हाँ, मतलब आप देख सकते हैं कि इधर ही सारा का सारा क्या थी, बस्ती थी। अब हम इसको एक बार मिटाते हैं और इसके बारे में फिर आपको एक बार चर्चा करके दिखाते हैं कि आखिर ये क्या थे। तो ये सारी की सारी बस्तियां आपने देखा, ये सभी के सभी सिंधु नदी किनारे जो है बसी हुई थी। ये सिंधु नदी का मैंने सीन भी लिया, इसका चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो इसके लिए टेंशन आप मत लेना। अब अगर सिंधु घाटी के फिगर को गौर से देखेंगे, आप यहाँ से जाएंगे भाई साहब यहाँ, और लगभग आप यहाँ आएंगे। ये देखो, हल्का इसमें इधर करना होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे इधर की ओर, और फिर यहाँ पर आएंगे, और फिर आप जाएंगे यहाँ, और यहाँ से हल्का सा यहाँ पे मुड़ा है, हल्का सा मुड़ा है। तो लगभग इसको त्रिभुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिभुज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, त्रिभुजाकार। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो बोलेंगे त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के आकार का। ये त्रिभुज के आकार में ये सारे के सारे लोग फैले हुए थे, अलग अलग बस्ती बना के रह रहे थे, यानी कि अलग अलग सभ्यता बना के रह रहे थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया कि त्रिभुजाकार जो है इसका आकार था। दूसरा चीज यहाँ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नक्शा देख करके आपको समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक नगर कहो, बस्ती कहो, वो कहाँ है? तो यहां पर आपको दिख रहा है, इतना ही दूर में देखो, एक बस्ती है, 2 है, 3, 4, और ये लोथल लगा के 5। इतना ही दूर में 5 बस्ती बसा हुआ था। और ये किस राज्य में है भाई? ये है आपका गुजरात। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सबसे अधिक स्थल, इसको स्थल भी कह सकते हैं आप, स्थल भी कह सकते हैं, स्थल कहिए, बस्ती कहिए, गांव कहिए, बात तो समझ सब बराबर ही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया है? तो बोलेंगे सबसे ज्यादा स्थल खोजा गया है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। फिगर के मदद से, आपको नक्शा के मदद से दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया है? गुजरात में खोजा गया। अब एक बात और यहाँ से, अब ये इतना लगभग 4000 साल पुराना बस्ती है, तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे गांव बसा हुआ है? अब पहले गांव बसा हुआ था, जिसका हम लोगों ने खोद करके पूरा गांव निकाल लिया। देखो ये सब पूरा भी गांव ऐसे दिख रहा। अभी भी ये जो सिंधु घाटी की जो गांव सब है, जो सभ्यता है, बस्ती है, वो अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसको मतलब कह लीजिए कि टूरिज्म के लिए रखा गया है। और इसमें आप घूमने जाएंगे तो इसमें टिकट लगता है। ये पाकिस्तान में है अभी, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। तो अभी भी ये सब रखा गया है, इसको उघाड़ करके रखा है लोग देखने के लिए, ताकि कि देखो कि पहले कितना जो है अच्छी था, ये सिस्टम था। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे बातें चर्चा करना बाकी है, सब बात एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आखिर कैसे पता चला मुझे कि ये यहाँ पे गांव बसा हुआ था, तो उसका चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है? तो बोलेंगे सबसे ज्यादा स्थल खोजा गया है गुजरात में। अब खोजने का क्या मतलब है कि ये स्थल सब खो गया था? क्या नहीं खोया था भाई। ये जितने भी बस्ती हैं, जितने भी स्थल है, ये खोया नहीं था। 4000 साल तक अगर जिस घर में लोग नहीं जाएंगे, या फिर ये कहो कि जो घर ऐसे ही रहेगा, तो वो क्या हो गया, इस ऐसा हालत बन जाएगा उसका, ऐसा हालत बन जाएगा, छत उत पूरा उसका मुंडन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दीवाल उवाल गिर सी जाएगी, और इतना धूलकण पड़ेगा कि वो धूलकण से झंप जाएगा। और यही हुआ हड़प्पा के बस्तियों के साथ, हड़प्पा के सभ्यताओं यानी कि स्थलों के साथ। टाइम ज़्यादा होने के कारण ये सभी के सभी जो सभ्यता है, स्थल है, मिट्टी में झप गई थी। मिट्टी में क्या हो गई थी? झप गई थी। तो फिर खोदा कैसे गया? तो देखिए, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में, सबसे पहली बार 1921 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई जानते हैं ना, मिट्टी का खुदाई चल रहा था। तो खुदाई चल रहा था, तो उसी टाइम पर हड़प्पा जो स्थल है उसका खोज हो गया। हड़प्पा नीचे से, मतलब जो हड़प्पा दिख रहा है ना, ये वाला हड़प्पा स्थल, हड़प्पा जो आपका सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता देखने को मिला कि यहाँ जब खुदाई हो रही थी तो कुछ उस तरह का चीज निकला होगा अंदर से खुदाई में। तो लोग तो जानते ही है, अगर कुछ निकला तो और खोदते जाते हैं। तो रेलवे पटरी बिछाने के लिए हड़प्पा, ये जगह हड़प्पा गांव था, अभी भी हड़प्पा गांव है यहाँ पे,
हड़प्पा में खुदाई जब चल रही थी तो वहाँ पर कुछ निकला, खुदाई में घर जैसा निकला, तो लोग खोदते गए खोदते खोदते पूरा गांव खोद दिए। देखो इस तरह का पूरा गांव खोद दिया और पता चला कि यहाँ तो कोई गांव था पहले। क्या पता चला? यहाँ तो पहले कोई क्या रहा था, रहा होगा, गांव रहा होगा। इसी तरीका से जहाँ जहाँ पे खुदाई हुआ वहाँ वहाँ पर पता चला कि हाँ यहाँ पर कोई गांव रहा होगा, यहाँ पर कोई गांव रहा होगा। इस तरह से मुझे पता चला कि हो इतना साल पहले। अब वो बात है कि हमें ये कैसे पता चल गया कि ये इतना साल पुराना गांव है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे पता चला कि 4000 साल पुराना गांव है कि 5000 साल पुराना गांव है। इसका जानकारी मुझे कैसे मिला वो जस्ट आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो जो मेन पॉइंट होगा ना वो लिख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ लिखना संभव नहीं है। हम सब कुछ लिख के लाएंगे तो फिर मतलब कचरा सा हो जाएगा। तो आप जो जो अगर बीच बीच में महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे मुंह से निकल रहा होगा तो उसको आप लोग एक बार नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब फिगर समझने के बाद आइए इस बस्ती को हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं सिंधु नदी के बारे में, जो कि समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है आपका चाइना का क्षेत्र। ये क्या है? चाइना है। आप जानते हैं इधर वाला जो है ना वो पार्ट चाइना का है। यहाँ पर ही आप ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये देख रहे हैं ये है आपका, है ना, कैलाश पर्वत है ये। और कैलाश पर्वत में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील से ही आपका देख सकते हैं ये वाला नदी निकली है, ये जो आप देख पा रहे हैं इधर से ये नदी निकली है। और ये नदी इस तरह से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर आई है और आते आते क्या हो गई है यहाँ पर आकर के, ठीक है ना, ये मिठान कोट है शायद यहाँ पर आकर के क्या हुई है और मिली यहाँ पर आकर के फिर आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, ठीक है। तो अब बातें हैं कि यही नदी जो है आपका सिंधु नदी है। यही नदी क्या है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की 4 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, ठीक है, इंडस रिवर। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। तो ये सिंधु नदी है और इसकी 4 सहायक नदी कौन कौन सी है ये पूछा जाता है। तो पहला सहायक नदी है, यहाँ पर आप याद रखेंगे झेलम। सिंधु के जस्ट नीचे कौन सा नदी है? ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई ये नदी है। तो सिंधु के जस्ट नीचे झेलम है। इसके जस्ट नीचे आप याद रखेंगे ये तीसरा नदी है, ये दूसरा सहायक नदी है जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब नाम है। नक्शा में आपको मिल जाएगा, पूरा देख लीजिएगा फ्रेश से। और तीसरा जो है वो रावी नदी है। ये जो नदी आ रही है ये वाला नदी ये रावी नदी है। और जो चौथा सहायक नदी है वो है सतलज। क्या है वो? सतलज है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 5 नदी हो गई। और ये 5 नदी, पहला तो सिंधु, दूसरा आपका झेलम, तीसरा चिनाब, चौथा रावी और 5वां सतलज। ये 5 नदी आकर के देखो यहाँ पर क्या हो रही है, मिठानकोट है, ये पठानकोट होना चाहिए, शायद मिठानकोट लिख दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पर आके 5 के 5 नदी क्या हो रही है, मिल रही है। अभी आपको पता होगा कि ये है आपका पंजाब। ये क्या है? पंजाब है। लेकिन पंजाब इतना छोटा नहीं था, हमारा पंजाब बहुत ही बड़ा था। ये कुछ इस साइज का था, ठीक है ना, इस साइज का था हमारा पंजाब। और ये सभी के सभी क्षेत्र पंजाब में थे। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पंजाब का ये वाला जो पार्ट है चला गया पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में, ठीक है। अब इस राज्य का नाम पंजाब क्यों रखा गया था ये भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा करना तो चर्चा करना, ठीक है। इस राज्य का नाम पंजाब क्यों रखा गया? तो पंजाब में पंच प्लस आब है, पंच प्लस आब। और पंच मिस होता है 5 और आब मिस होता है मिलन, नदियों का मिलन। तो पंजाब में वह स्थान है जहां पर 5 नदी आके मिलती है और इसीलिए इस राज्य का नाम पंजाब रखा गया था। याद रहेगा, पंजाब का भी कुछ इतिहास आपने जान लिया। क्या जाना कि वह स्थान जहां पर 5 नदी आकर के मिलती है उसे पंजाब कहते हैं। यही कारण है कि पंजाब को इस राज्य का नाम पंजाब रखा गया था। तो ये 4 नदी भी याद रखिएगा, कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां कहलाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में और मुख्य चीजें जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला अब चीजें जो हम जानने वाले हैं वो क्या है भाई साहब? वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं स्थान, यानी कि जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ था। तो सबसे पहला याद रखिएगा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में था। गुजरात का जिला पूछा जाता है इसका कच्छ जिला। कौन सा जिला? गुजरात राज्य के किस जिला में है धौलावीरा? तो कच्छ जिला में है। इसके बाद दूसरा है लोथल। लोथल भी गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी भी
सिंधु नदी की ही सहायक नदी है, तो इसमें हमें ये नहीं समझना है। लेकिन ये मुख्य रूप से किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। सर ये लोथल किस जिला में है? जितना लिखे उतना ही पूछेगा। अगर जिसका जिला लिखे हैं उसका जिला पूछेगा, जिसका जिला नहीं लिखे हैं तो नहीं पूछेगा। यही होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर बच्चों को पता चल जाए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो ऐसे एग्जाम क्या कर जाएंगे बच्चे? पास कर जाएंगे। लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा इतिहास है। ये आप अगर 5,000 साल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 5,000 साल लग जाएगा पढ़ते पढ़ते, इतना क्रिया हुआ होगा। लेकिन सब तो पढ़ना नहीं है। जो पढ़ना है उसको पढ़िए, जो छोड़ना उसको छोड़िए। जो बच्चे अगर ये समझ गए कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना तो एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। तो मैंने बताया कि अगर जिला पूछेगा तो धौलावीरा का जिला पूछेगा, इसका जिला नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा ना। आप रिकॉर्ड देख लेंगे उठा करके, आपने एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। तो सीधा जाके धौलावीरा गुजरात में थी, जिला है कच्छ जिला। इसके बाद है दूसरा लोथल, कहाँ भाई? लोथल गुजरात में ही थी, भोगवा नदी के किनारे। इसके बाद है सुरकोटदा, सुरकोटदा भी गुजरात में ही है। और रोजरी, रोजरी भी गुजरात में ही था। जो अगला स्थल है सिंधु घाटी का वो है रंगपुर, और रंगपुर भी गुजरात में ही था। और इसका जिला पूछा जाता है काठियावाड़। ये सटा होगा, ये हटा नहीं होगा। काठियावाड़ जिला, काठियावाड़ जिला, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। गुजरात के काठियावाड़ जिला में रंगपुर था। तो देख सकते हैं कि टोटल 5 स्थल कहाँ थे? तो आप कह सकते हैं कि ये 5 स्थल थे गुजरात में। छठा स्थल हड़प्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा कहाँ भाई? हड़प्पा है पश्चिमी पंजाब में, और पश्चिमी पंजाब अभी है पाकिस्तान के पास में। मतलब ये हड़प्पा भारत के पास नहीं है। और आपने नक्शा में भी देखा है अभी जस्ट कि हड़प्पा भारत से बाहर है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आप 7वां है सुतकांगोडोर। सुतकांगोडोर है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान ही, मतलब बलूचिस्तान भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। हमारे यहाँ 29 राज्य, पाकिस्तान में 4 राज्य ही है। अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं बता देता हूँ, बलूचिस्तान, इसके बाद मकरान, हेरात और एक पंजाब, कुछ इस तरह से 4 ही राज्य है वहाँ पर, ठीक है। अब सुतकांगोडोर आपने देख लिया। सुतकांगोडोर के बाद 7वां के बाद 8वां जो स्थल है वो है चंदूदरो। चंदूदरो को कई जगह पे चहुंद्रो भी लिखा है, तो चहुंद्रो लिखे या चंदूदरो लिखे। चंदूदरो ही एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, इसीलिए मैंने चंदूदरो लिखा है। तो चंदूदरो कहाँ थी? सिंध प्रांत में थी, ये भी पाकिस्तान में ही है। अगर पूछा जाए आपको कि मांदा कहाँ था, तो मांदा तो देखे थे सबसे ऊपर नक्शा में जम्मू कश्मीर में, अब जो कि अभी जम्मू कश्मीर तो बचा नहीं, लेकिन आपके बुक में भी तो अभी वही चल रहा है, ठीक है। अखनूर जिला, कौन सा जिला? अखनूर जिला, आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला स्थल है बनवाली। पूछेगा बनवाली कहाँ है, तो यह हरियाणा जिला, हरियाणा राज्य में है। इसका जिला है हिसार जिला। कौन सा जिला? हिसार जिला। हरियाणा के किस जिला में? हिसार जिला में। इसके बाद आपका अगला है 11 नंबर जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा काफी फेमस है आपके लिए, हम आपका इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। कालीबंगा राजस्थान में थी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान के कौन से जिला में थी? हनुमानगढ़ जिला में थी। दूसरी बात याद रखिएगा, कालीबंगा काली चूड़ी के लिए बहुत ही फेमस थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि काली चूड़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन मशहूर है, तो कालीबंगा। देखो इसमें इसका नाम ही है वही काली बंगा। बंगा बेंगल, बेंगल में चूड़ी होती है कि नहीं बताओ? तो बेंगल में चूड़ी होती है, तो कौन सा चूड़ी? काली चूड़ी। काली चूड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये कालीबंगा प्रसिद्ध है। इसको रटना पड़ेगा नहीं क्योंकि इसके नाम में ही काली बेंगल लिखा हुआ है। बेंगल को हम बंगा इसमें बोल दिए हैं, बंगा बोला गया है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। इसके बाद है दियामाबाद, 13वां नंबर स्थल है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में है। और लास्ट जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, ये सबसे फेमस है। आप कहो तो जो आपके ये था ना भाई हड़प्पा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। पूछा जाएगा आपको सिंधु नदी के किनारे कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। ये आप क्या करेंगे? याद रखने की कोशिश करेंगे। और हड़प्पा जो है भोगवा नदी के किनारे है, ये भी आप याद रख लेंगे। आगे बढ़िए और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। सबसे पहला चीज है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका नाम का क्या कुछ इतिहास है वो। तो हम लोग इस सभ्यता को, इस बस्ती को हम लोग सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस पर तो हम लोगों ने पूरा मंथन कर लिया है कि सभ्यता का मतलब होता है बस्ती या स्थल।
या गांव कह लीजिए, घाटी मतलब घाट, घाट मतलब नदी के किनारे वाला स्थान, और सिंधु खुद एक नदी है। तो वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका पहला नाम क्या है? सिंधु घाटी। अब आप अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। दूसरा, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका भी आपको पीछे चलकर हम जानकारी देते हैं कि आखिर इसे हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खोज किया गया था। नक्शा में आप देख सकते हैं, यह है आपका पूरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें सबसे पहले किस स्थल का खोज हुआ था? तो बोलेंगे हड़प्पा का। और जहां पर देखो ये रेलवे खुदाई हो रही थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो है खुदाई कर रहे थे, उसका पूरा डिटेल आगे जानकारी देंगे हम आप लोगों को। 1921 ईस्वी में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यहाँ पर खुदाई चल रही थी, तो यहाँ पर एक बस्ती मिला, और उस बस्ती का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया सर? क्योंकि जहां पर खुदाई चल रहा था ना, उस गांव का नाम था हड़प्पा। उस गांव का नाम क्या था? हड़प्पा था। तो ये बस्ती हड़प्पा गांव में मिला, इसीलिए इस बस्ती का नाम यानी कि इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो इस जितना भी सभ्यता है उसमें सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया था। सबसे पहले किसका खोज किया गया था? हड़प्पा का 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देख लिया कि हड़प्पा के नाम से हम लोग जो है क्यों जानते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रथम जो स्थल है वो हड़प्पा नाम के गाँव में खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसको हड़प्पा भी कहते हैं। हड़प्पा जो है हड़प्पा के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद इसका अगला नाम है कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग के लोग यानी कि जो 2350 से 1750 ईस्वी के लोग थे वो कांसा धातु का ज्ञान जानते थे। कांसा धातु, कौन सा धातु? कांसा धातु को ही जानते थे। कांसा यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। कांसा धातु का ही ज्ञान था उनके पास, उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था। तो कांसा जो है तांबा और टीन, तांबा प्लस टीन को मिला के बनाया जाता है। तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसको तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाता है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पर भारत में लोहा नहीं था। भारत में लोहा था, लेकिन कहाँ था उसका भंडार ये किसी को पता नहीं रहा होगा। तो उस टाइम के लोग कांसा धातु का उपयोग करते थे। किसका? कांसा धातु का। कांसा धातु तांबा और टीन को मिलाकर के बनाया जाता है। शायद मैं सही हो तो तांबा प्लस टीन को मिला के बनाया जाता है। इसीलिए अब वो लोग कांसा का ही हथियार बनाते थे। कांसा का जनरली बर्तन भी देखा जाता था। बहुत सारा चीज वो लोग कांसा का बनाते थे। लोहा ना ही उसको पता था कि लोहा क्या होता है, उसको लोहा का जानकारी नहीं था। अब कांसा में समस्या क्या था? कांसा होते हैं लोहा के मुकाबले कमजोर। कांसा लोहा के मुकाबले उतना ज्यादा कठोर नहीं होते हैं। तो कांसा का ज्ञान था इन लोगों को, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता कही गई। कौन सी युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। अब हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग कांसा धातु बना लेते थे तांबा और टीन को मिला करके। भाई तांबा और टीन कौन मिला सकता है? लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तब तांबा और टीन पिघल के मिक्सचर हो जाते हैं, और तब वो लोग तांबा और टीन को पिघला लेते होंगे और पिघला करके कांसा बनाते होंगे। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अरे भाई वो लोग तो विज्ञान भी जानते थे। वो लोग क्या जानते थे? विज्ञान जानते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या जानते थे? विज्ञान। जो विज्ञान जानेगा वही ना किसी दो धातु को मिला करके कोई तीसरा मिश्र धातु बना पाएगा। बताओ जल्दी से। आप लोग कहेंगे यस सर, बात तो सोचने वाली है कि जो व्यक्ति दो धातु को मिला करके एक तीसरा धातु बना रहा है, पिघला करके उसका आकार दे रहा है, इसका मतलब है कि वो विज्ञान जानता था।
तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विज्ञान जानते थे कैसे, या फिर विवेचना करें या फिर कुछ भी इस तरह से, तो क्या बोलेंगे कि ये सारा चीज़ बताएंगे कि वो लोग तांबा और टीन को मिला करके कांसा बना लेते थे। इसका मतलब है कि वो विज्ञान जानते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना विज्ञान का ज्ञान होते ये सब नहीं कर सकते हैं। तो इस बातों से पता चलता है कि वो विज्ञान जानते थे। तो कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते, समझ में आ गया, इसी का सब नाम है। अगला इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है। इंडस वैली कहते हैं, इंडस मतलब सिंधु, और वैली मतलब घाटी, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। और अगला है मेलुहा, मेलुहा के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका विवेचना करना कोई बड़ी बात है या फिर कोई ज़्यादा जरूरी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा हड़प्पा के बारे में बहुत सारा चीज़ें। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे भी कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा के बारे में एक दो चीज़ और जानते हैं, एक क्लास और होगा तब जाके हड़प्पा सभ्यता खत्म हो पाएगा। तो सीखिए यहाँ से। दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, जाता यहाँ पे है होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के स्थान पर इस सभ्यता की खोज हुई थी। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है कि इस सभ्यता का विस्तार मतलब ये उत्तर में कहाँ तक फैला था, दक्षिण में कहाँ तक फैला था, पूर्व में कहाँ तक फैला था, पश्चिम में कहाँ तक फैला था। तो इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर, मतलब उत्तर में कहाँ, जम्मू के अखनूर तक फैला था, और लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी के मुहाने तक, और पश्चिम में कहाँ तक, बलूचिस्तान के मकरान तट से, उत्तर में कहाँ तक, उत्तर में पूर्व में, हाँ सॉरी, उत्तर पूर्व में मेरठ जिला तक ये क्या था, फैला हुआ था। अगर पूछेगा आपको एग्जाम में कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, तो जम्मू के अखनूर जिले तक, जम्मू के अखनूर जिले तक फैली हुई थी। अगर पूछेगा पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, तो पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट तक, ठीक है। और उत्तर पूर्व में पूछेगा तो मेरठ जिला तक, उत्तर पूर्व में मेरठ जिला तक ये क्या हुआ था, फैला हुआ था। अब बढ़िए अगले पॉइंट की तरफ, वो है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कैसा था, आपको पूछा जाएगा। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था त्रिभुजाकार, मतलब लगभग त्रिभुज था, वो लगभग क्या था, त्रिभुज था। और पूरा क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो हड़प्पा का क्षेत्रफल बताइएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अभी भारत का क्षेत्रफल कितना है, अभी भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन उस टाइम पर कितना था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर थी। अब ये आप याद रखेंगे। अब आगे चलिए, आगे सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। उतना 4,000 साल पहले नगर कैसे था। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा बस्ती गांव है, 4,000 साल पहले वो लोग नगर कैसे था, ये तो समझने वाली बात है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये कैसे हम मान ले, तो देखिए फिगर में जस्ट अभी आपने देखा होगा, मैं दिखा ही देता हूँ, देखने से आपका नॉलेज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि आखिर कैसे हम इसको नगरीय सभ्यता बोल दिए। देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट ये हटो भाई, हाँ देखिए आप इसके बस्ती को गौर से देखिए, क्या लग रहा है, यहाँ पर सारे के सारे मकान 4,000 साल पुराने हैं, और सभी के सभी मकान पक्की हुई ईंट का दिख रहा है भाई, पक्की हुई ईंट का दिख रहा है। और समझ लो गांव में तो फूस के टाट के घर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी घर पकी हुई ईंटों का है। तो एक ठोस कारण मुझे यहाँ से पता चलता है कि ओहो ये शहर रहा होगा। दूसरी बात है, इसका जो व्यवस्था सब है, जब यहाँ पर आप जाएंगे घूमने और देखेंगे तो पता चलेगा कि सब नगर वाला था, यानी कि मार्केट वाला था, सब कुछ व्यवस्था एकदम झकास पका हुआ ईंट का घर था इन लोगों का। घर के चारों तरफ बाउंड्री हुआ करता था, सभी के घर में अपना अलग अलग कुआं हुआ करता था पानी के लिए। एकदम चकाचक रोड था, चकाचक रोड मतलब रोड हमेशा सीधा हुआ करता था, 90 एकदम हमेशा सीधा, एनी टाइम जो रोड देखा गया है। जैसे देख लो यही एक रोड है, समझ लीजिए। ये भी आप एक समझ सकते हैं कि ये क्या है, रोड है मान लो। तो ये यहाँ भी देखिए एक रोड गई है, यहाँ देखिए रोड गई है। तो रोड हमेशा
सीधा हुआ करती थी। देखा गया इस सप्ताह में कि रोड पूरा सीधा थी, और जब वो चौराहा उराहा का बात है तो पूरा 90 डिग्री पर चौराहा बनती थी। मतलब समझ लो आज का कोई भी चौराहा 90 डिग्री पर है क्या? नहीं है चौराहा 90 डिग्री पर। दूसरी बात है कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जो 5 किलोमीटर तक भी सीधा हो, लेकिन इस लोगों का जितना भी सड़क था वो पूरा सीधा था। दूसरी बात है सड़क के किनारे नालियाँ थी, देखा गया है खुदाई में, और नाली ऊपर से पूरा अच्छा सीमेंटेड था, मतलब ढका हुआ था, मतलब बहुत अच्छा वाला व्यवस्था था इन लोगों के पास। तो इस सब चीज़ों को देखने से हमें पता चलता है कि भाई सही में ये लोग नगर रहा होगा, ठीक है, गाँव नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको अभी देखने को मिला, कहाँ गया ये जो चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, इसमें तो अब कोई समस्या नहीं आएगा आप लोगों को। ये था यहाँ पर, देख लीजिए, देख लीजिए, हो गया बस आपका। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये कैसे थी, क्यों थी, समझ में आ गया। ये लोग गांव में नहीं रहते थे, नगर था ये लोग, नगर थे में ये लोग रहते थे। अगला चीज़ जो है आज का लास्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। कब भाई? 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और ये जो है हड़प्पा का खनन हो रहा था उस टाइम पर, और ये पाकिस्तान के अंदर है। ये चीज़ें याद रखेंगे। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें, टाइम तो हम ज़्यादा लिए होंगे, वो तो हमारा मतलब हमको होना चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दे, लेकिन मैं अगर धरफरा नहीं रहा हूँ तो आपको भी धरफराना नहीं है। एक एक चीज़ें हम अगर डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और आप डिटेल में क्या करते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज जितना हमने आपको बताया होगा वो सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और अगले क्लास में आपका सिंधु घाटी सभ्यता 100% कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करना मेन नहीं है, मेन है सीखना। हम अगर चाहते तो इसको 10 मिनट में, 20 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता। जितना बेसिक से हमने आपको बताने की कोशिश किया है, शायद आप समझे होंगे बातों को और आपको अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, क्लासें, आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस तरह से पढ़िए। जब कभी भी पढ़िए तो इतना जितना कारण डिटेल हमने बताया है, फिगर नक्शा वो सब, जब आप अपने अध्ययन में फिगर को, नक्शा को ऐड करेंगे तो आपका ऐसे ही जो नॉलेज है ना वो हो जाएगा बूस्टअप। तो ये चीज़ें हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक LGR स्टडी आप लोग देखते रहिए। गुड बाय।